हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस। अब अपन जो आपके मंडे टेस्ट जो आपके 17/8/2020 को हुआ था, ठीक है, न्यू स्टूडेंट के पेपर का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर आपके जो 46 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको अपन सबसे पहले सोल्व करते हैं। आपकी क्या दे रखा है, किसी समय टी पर यानी एट एनी टाइम टी एक्स और टी यानी किसी पार्टिकल की पोजीशन एक्स आपको दे रखी है कितनी 70 + 4t², और आपको y दे रखा है कितना 5t। तो आपको बताना है कि t बराबर 5 सेकेंड पर कण का त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि जब अपन को कोई गति द्विविमीय गति हो, उसमें x और y घटक दे रखे हो, तो अपन इनके अलग अलग घटक निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे वेग का घटक vx। कैसे निकालेंगे, dx/dt। बच्चों dx कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 7 + 8t, और ऐसे अपन y का घटक निकालेंगे तो कितना आएगा 5। और यदि अपन ऐसे त्वरण निकाले ax तो कितना होगा dvx/dt। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों 7 का तो 0, कितना आ गया 8, और आपके जो y घटक इसका कितना होगा 0। तो बच्चों आपके जो त्वरण होगा वो कितना मिलने वाला है ax i कैप प्लस ay j कैप, कितना आंसर आ जाएगा 8 i कैप मीटर/सेकंड², यानी आपके त्वरण कितना होगा 8 मीटर/सेकंड² होगा। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो इसका क्या होगा, राइट होगा। अब अपन इसी प्रकार देखते हैं आपके 47 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है, आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखना, एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रो एट एंगल 40 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, बच्चों ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज से, किससे, क्षैतिज से थीटा बराबर 40 डिग्री पर फेंका गया है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, एक दूसरी प्रक्षेप्य वस्तु है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं वर्टिकल से, बच्चों किससे, वर्टिकल से यानी ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री के कोण पर फेंका गया है, उसको भी अपन 40 डिग्री से फेंक रहे हैं। यदि अपन जब वर्टिकल से 40 डिग्री पर फेंकेंगे तो बच्चों हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये अपन ज्ञात करते हैं। तो ये 1 मान लेते हैं, थीटा भी कितना होगा 90 - 40, कितना आने वाला है 50। और बच्चों तुम एक चीज जानते हो, जब किन्हीं दो कोणों का योग आपके 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और मैंने प्रक्षेप्य गति में बताया था कि जब किसी वस्तु को पूरक कोणों पर फेंका जाए, इस प्रकार के कोणों पर फेंका जाए, उनका योग कितना होना चाहिए 90 हो, तो आपके कण की परासे क्या होती है, समान होती है। तो मैंने आपको बताया था, जब अपन किसी प्रक्षेप्य कोण थीटा कोण और 90 - थीटा कोण पर फेंकते हैं तो उन दोनों की जो परास होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो आपके इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं 48 नंबर वाला क्वेश्चन। बच्चों 48 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, ये बोल रहा है ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज। आपके एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सेम रेंज मिल रही है, यानी दो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिनकी रेंज क्या है सेम। और आप जानते हो रेंज सेम कब मिलती है, जब एक प्रक्षेप्य गति को अपन थीटा कोण पर फेंकें, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा कोण पर और दूसरे प्रोजेक्टाइल को अपन 90 - थीटा कोण पर फेंकेंगे, तो आपको रेंज क्या मिल जाती है, सेम मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि दोनों कोणों को परास r है, यदि दोनों स्थितियों में उड्डयन काल t1 और t2 है। ठीक है, दोनों स्थितियों में उड्डयन काल, तो आप जानते हैं पहली स्थिति में उड्डयन काल कितना होगा 2u sin θ/g, और दूसरी में क्या आ जाएगा 2u sin 90 - थीटा। बच्चों sin 90 - थीटा क्या बन जाएगा cos थीटा, तो आपके cos θ/g। तो यदि इन दोनों को गुणा किया जाए तो बताओ इन दोनों का गुणा किसके समानुपाती आएगा, ये क्वेश्चन में अपन को ज्ञात करवा रहा है। तो बच्चों अपन ज्ञात करते हैं, देखना दोनों को गुणा करें क्या आएगा
2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसको लिखेंगे तो 2u cos थीटा अपॉन जी। T1 इंटू T2 इक्वल टू u स्क्वायर, और दो को अलग और दो को इनके साथ ले लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो जी और जी को अलग लिख लेते हैं बच्चों। ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2r अपॉन जी। तो बच्चों पता लग गया होगा T1 और T2 r की एक घात के क्या होगा, समानुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होता है, आपके राइट है। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर वाला क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। क्या बोल रहा है, 4 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड एट सेम वेलोसिटी, यानी u क्या है आपके, सेम, 4 प्रक्षेप्य गति है। कितनी गति है, 4 प्रक्षेप्य गति, जिनके आपको कोण दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, एक तो है 25 डिग्री, एक है 40 डिग्री, एक है 55 डिग्री पर, और एक है आपके 70 डिग्री पर। ठीक है, इन्हें फेंका जाता है। तो बताओ अधिकतम परास किस कोण पर होगी। तो बच्चों ध्यान देना, अधिकतम परास किस कोण पर होने वाली है। आप सभी जानते हैं अधिकतम परास होती है 45 डिग्री के कोण पर। आप सभी जानते हैं अधिकतम परास होती है 45 डिग्री के कोण पर। और जब कोण का मान, आपके कोण का मान 0 से 45 डिग्री के बीच में, कोण का मान 0 से 45 डिग्री के बीच में यदि बढ़ता है तो आपके परास क्या होती है, बढ़ती है। परंतु यही कोण जब 45 से 90 डिग्री के बीच में हो जाए तो थीटा तो बढ़ता है परंतु परास घट जाती है। यानी आपको अधिकतम परास कहां पर मिलती है, 45 पर, और 45 के नीचे जो भी कोण है, जो 45 के पास में है, उन पे तुम्हें परास अधिकतम मिलेगी, और यदि 45 के ऊपर चले गए उन पे परास कम होगी। तो अपन देखना चाहे 25 सर 45 से बहुत दूर है, 40, यानी 40 ऐसा कोण है जो 45 के पास में है, और 55 और 70 आपके 45 से बड़े कोण है, तो इन पे तो परास कम होती है, और आपके 40 डिग्री पर इस स्थिति में सबसे ज्यादा परास होगी। तो कण जो नंबर 2 है, ठीक है, जिसको अपन कितने डिग्री पर फेंक रहे हैं, 40 डिग्री के कोण पर, उसकी परास इन चारों प्रक्षेप्य गति में सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन आपका 20 का क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अब अपन इसी प्रकार देखते हैं 50 नंबर वाला क्वेश्चन, 50वें नंबर वाला क्वेश्चन। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गेंद को समान चाल u से, यानी फिर से अपन प्रक्षेप्य गति के अंदर u अपन को क्या दे दिया, सेम, समान दे रहा है, समान चाल u से अलग अलग कोणों पर इस प्रकार फेंका जाता है कि आपके इसकी रेंज क्या हो, रेंज सेम है। ठीक है, वही बात, आर यदि सेम है तो अपन बच्चों अलग अलग कोण, कौन कौन से कोणों पर फेंकेंगे, एक को तो अपन थीटा कोण पर और दूसरे को अपन 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकेंगे। तो बोल रहा है इन स्थितियों में यदि ऊंचाई h1 और h2 है तो इनका योग बताओ। तो h1 ऊंचाई, पहले कण की ऊंचाई का फॉर्मूला, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला बताया हुआ है बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, और यदि h2 निकाले तो u स्क्वायर, देख रहे हो तुम, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, और जब अपन इन दोनों ऊंचाइयों को जोड़ेंगे तो बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2z तो कॉमन आ जाएगा, और आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1। तो आपके कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, u स्क्वायर अपॉन 2g, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट होता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन 51 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर वाले क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्शन T1 एंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट Tm। ठीक है, किसी प्रक्षेप्य में उड्डयन काल कैपिटल T तथा
अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय टीएम के मध्य संबंध दो। आप जानते हैं किसी प्रक्षेप्य को जितना समय क्षैतिज से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतने का उतना समय नीचे आने में लगता है। तो इन दोनों के बीच में कितना संबंध होगा? ये अधिकतम ऊंचाई पर जाने वाले समय का दुगना होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1 है वो इसका राइट है। अब आपके 52 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। 52 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है सभी ध्यान देना। एक शराबी एक सीधी सड़क पर चल रहा है, ठीक है, एक शराबी है, ठीक है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक शराबी है जो एक सीधी सड़क पर क्या हो रहा है? चल रहा है। और वो किस प्रकार चलता है? वो इस प्रकार चल रहा है आपके, वह 5 कदम आगे, यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं वो 5 कदम 5 स्टेप आगे चलता है, ठीक है, 5 कदम आगे चलता है। तो 5 कदम आगे चलता है और उसके बाद में वो क्या होता है? जस्ट 3 कदम पीछे चलेगा, यानी पीछे चलेगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ वह कुल दूरी कितनी चला, यानी कुल विस्थापन कितना हुआ उसका। यदि कुल विस्थापन कुल डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 5 कदम तो आगे गया, 3 आ गया तो 2 ही कदम बचे, तो 2 कदम वह चलता है। तो बच्चों ध्यान देना आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक कदम 1 मीटर लंबा है, तो 5 कदम 5 मीटर लंबे, यानी 5 मीटर लंबे हैं 5 कदम। तो उसको कितने सेकंड लगते हैं? आगे बोल रहा है 1 कदम चलने में 1 सेकंड, तो 5 मीटर चलने में 5 सेकंड, और 3 कदम चलने पर 3 मीटर और 3 सेकंड इसको लगे। तो बच्चों जब 5 मीटर आगे गया 3 मीटर पीछे आता है तो कितने दूरी तय की? केवल 2 मीटर, और उसको कितना समय लगा? 5 सेकंड तो जाने में और 3 सेकंड पीछे आने में, यानी उसको कितना सेकंड लगा? 8 सेकंड का समय लगा। यानी केवल उसने 8 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की है, यानी 2 मीटर की दूरी नहीं सॉरी विस्थापन तय किया है। क्या तय किया है? विस्थापन तय किया है। अब आगे क्या बोल रहा है? वह बोल रहा है सड़क पर 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, तो बताओ कितने समय बाद शराबी गड्ढे में गिर जाएगा? यानी कितनी दूरी पर है बच्चों? 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, आपके सड़क के अंदर एक क्या है? गड्ढा, जिसके अंदर ये गिर जाएगा। तो बच्चों एक चीज आप सोचो, यदि वह शराबी आगे जाकर पीछे आ रहा है तो यदि अपन 11 में से 5 मीटर घटा दें, 11 मीटर में से 5 मीटर घटा दें तो आपके कितने मीटर बचेंगे? 6 मीटर बचेंगे। यानी वह 6 मीटर की दूरी इस प्रकार तय करेगा कि वह आगे जाएगा और पीछे आएगा, परंतु जैसे ही वह 6 मीटर पर पहुंचेगा तो 6 मीटर के आगे वह जैसे ही 5 कदम आगे चलेगा और 5 कदम चलते हुए इसमें गिर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ व्यक्ति आपके पीछे नहीं आएगा, वह खड्डे में गिर जाएगा, और जब खड्डे में व्यक्ति गिर गया तो पीछे कैसे आएगा? तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 11 मीटर में से 5 मीटर घटा दिया जाए तो वह केवल 6 मीटर की दूरी इस प्रकार तय कर रहा है, और 2 मीटर की दूरी तय करने में 8 सेकंड लग रहे हैं, तो 6 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखना, 2 मीटर की दूरी में लगते हैं 8 सेकंड, तो 4 मीटर की दूरी में 16 सेकंड, और 6 मीटर की दूरी में कितने लगेंगे? आपके 24 सेकंड लगेंगे, ठीक है, 24 सेकंड लगेंगे। और 24 सेकंड तक तो यह केवल 6 मीटर की दूरी, यानी कि 6 मीटर की दूरी तक क्या है, फिर आगे 5 कदम और चलेगा तो 5 मीटर की और दूरी, तो इसमें यदि 5 मीटर की और दूरी जाए तो अपन 5 सेकंड और जोड़ लें, तो बच्चों टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 29 सेकंड, यानी 29 सेकंड बाद में वह गड्ढे में गिर जाएगा। तो जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो इसका राइट है। अब अपन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना 53 क्या बोल रहा है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी सरल रेखा में चलती हुई अपनी यात्रा की आधी दूरी 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। तो देखना बच्चों, ये आपके मान लो कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, तो जो आधी दूरी है यानी d/2 दूरी वह कितनी चाल से? 2 मीटर पर सेकंड से, और जो बाकी की आधी दूरी है
उसको वह दो तरीके से तय कर रहा है। कैसे? आधे आधे समय में। तो देखो क्या बोल रहा है, शेष दूरी को दो समान समय में 3 मीटर, तो इसके अंदर तो है 3 मीटर पर सेकेंड और इसमें है आपके 5 मीटर पर सेकेंड में तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बताओ। तो बच्चों अपन इसको टुकड़ों में सोल्व करते हैं। देखना क्या इस टुकड़े के अंदर t समय समान है, और मैंने कहा था जब t समय समान है तो S1 और S2 का जो औसत होगा वो बच्चों किसके बराबर होगा? दोनों को जोड़कर अपन 2 का भाग दे देंगे। तो 3 और 5 8, 8 का आधा 4 मीटर पर सेकंड, और इसका 4 मीटर पर सेकंड। अब आधी आधी दूरी, तो मैंने बताया था जब दी दूरी समान हो तो आपके औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? S1 एवरेज अपॉन S1 एवरेज अपॉन S1 एवरेज। तो सर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 गुना S1 कितना बच्चों? 2, और S1 एवरेज कितना है? 4, और 2 और 4 में जोड़ेंगे तो 6, काटा तो 3, कितने आ गए? 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपके ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट होगा। अब अपन इसी प्रकार देखते हैं आपके 54 नंबर वाला क्वेश्चन। जो आपके 54 नंबर वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? एक कण एक समान वेग से गति करता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो v वेग क्या रहता है? समान रहता है। और जब v वेग समान है तो कण का त्वरण कितना होगा? 0। तो जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, वो इसका राइट होगा। अब अपन इसी प्रकार 55 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 55 नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि एक कण आपके प्रारंभिक वेग 0 यानी विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है, तो v और s के मध्य ग्राफ बनाना है। तो आप जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। तो एक प्रवलयाकार वक्र बनेगा जिसकी घात 1 होती है, उसके ऊपर ये वक्र घूमता है। तो ये बताया हुआ है तुम्हें, s के ऊपर घूमेगा तो इस प्रकार आपके ग्राफ बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, वो इसका राइट होगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन 56 नंबर वाला क्वेश्चन देखें तो जो 56 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना क्या बोल रहा है, वह कौन सा वक्र है जिसमें त्वरण ऋणात्मक है। बच्चों कण का त्वरण कितना होगा? ऋणात्मक। तो कण का त्वरण ऋणात्मक कब होता है? जब उस कण का वेग घटता जाता है। और घटने का मतलब यानी ये हुआ जो स्लोप होगा किसका? एक्स व टी यानी दूरी समय वक्र का जो ढाल होगा, यदि उसका मान घट रहा है, ढाल का मान घट रहा है तो वेग घटेगा, और वेग घटने का मतलब उसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो जो आपके ऑप्शन नंबर 1 है उसके अंदर आप देखोगे जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे प्रत्येक बिंदु पर, तो ढाल बच्चों जैसे अपने ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे तो अपने क्या हो रहा है कि आपके इस प्रकार वक्र बन रहा है। ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे ढाल देखेंगे तो सर ये तो 90 से बड़ा है। यहाँ पे देखोगे ये आपके ढाल क्या हो रहा है, यानी ये ढाल पहले इतना था, अब ये बढ़ता जा रहा है, फिर बाद में इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे ढाल क्या हो रहा है? प्रत्येक स्थिति पे बढ़ता जा रहा है। और जब ढाल प्रत्येक स्थिति में बढ़ेगा तो इसका त्वरण क्या है? धनात्मक। परंतु जो आपके ऑप्शन नंबर 2 है तो बच्चों उस पे गौर करना। ऐसा है तो आपके जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ पे ढाल पहले क्या था? थीटा, अब ये कम हो गया, और अब ये आपके ढाल क्या हो गया? आपके बढ़ गया। और जब ढाल बढ़ता है, ठीक है, वो ऋणात्मक में बढ़ेगा तो आपके इसका त्वरण क्या होने वाला है? ऋणात्मक होने वाला है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो इसका राइट है। ऑप्शन नंबर 2 जो कर रहे हैं उसका त्वरण क्या है? आपके ऋणात्मक है। तो अपन स्पर्श रेखा खींचकर इसका पता कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं जो आपके 57 नंबर वाला क्वेश्चन उसका ग्राफ बनाते हैं। क्या दे रखा है? एस टी ग्राफ प्रवलय है। ठीक है, एस टी ग्राफ प्रवलय है, आपको दे रखा है एस यानी कि दूरी या विस्थापन अपन मान सकते हैं, और जो आपके टी समय है उसमें ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है। तो बताओ
यहां पर क्या स्थिति है। तो बच्चों पहली बात तो यह है कि t बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर s बराबर 0 है, यानी आपके ये क्या कंडीशन आएगी कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, विरामावस्था से प्रारंभ होगा, ठीक है। और यदि आप देखना चाहो तो s डायरेक्टली इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, और ये फॉर्मूला क्या बनता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी u तो 0 तो s क्या हो गया? टी स्क्वायर। ये कब होता है? जब कण का त्वरण एक क्या रहता है? नियत रहता है। नियत कैसे पता चला? s बराबर के टी स्क्वायर लेके बच्चों इसका अवकलन कर लो, वेग कितना आएगा? 2kt, और एक त्वरण कितना आएगा? 2k, यानी कि नियत। तो आप समझ गए होंगे यह उस गति का ग्राफ है जो विरामावस्था से तो प्रारंभ होती है, और उसमें त्वरण क्या रहेगा? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट, नियत रहेगा। तो जो आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट है। अब अपन 58 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर व बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मध्य कितना कोण होगा। तो बच्चों यदि अपन कोण ज्ञात करेंगे तो आप सभी को पता है क्या कि जब दो सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो चिन्ह किसका जाता है? माइनस का, यानी दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 180, यानी कि पाई का। तो आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है ए है वो इसका राइट है। अब अपन देखते हैं आगे 59 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 59 नंबर वाले क्वेश्चन में यदि दो एकांक सदिशों का योग, एक एकांक सदिश है, आपको बोल रहा है दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम एक यूनिट वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। जैसे अपन मान लेते हैं ये ए कैप मान लेते हैं, ए कैप मिलता है, ठीक है। तो सर ये कब होगा? अपन इसका मैग्नीट्यूड परिमाण लेते हैं। तो बच्चों जैसे अपन इसका परिमाण करेंगे तो आप जानते हो कि दो सदिशों के योग का परिमाण क्या होता है? ए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर, यानी इकाई सदिश का परिमाण एक होता है ना, तो क्यू स्क्वायर ए और 2pq दोनों का परिमाण है, और cos थीटा बराबर स्क्वायर रूट आता है तो वर्गमूल कर लिया, और इकाई सदिश का परिमाण एक से एक कट गया, तो मुझे थीटा कितना आएगा? माइनस आपके कोस इनवर्स माइनस का 1/2। ये कब होता है? जब थीटा का मान 120 डिग्री होता है। अब आपको बोल रहा है कि इनके अंतर का परिमाण बताओ, तो आपको बताना है आई कैप माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ देखना, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस 2, एक गुणा एक, और कॉस 120, और कॉस 120 कितना है? आपके कॉस 120 है माइनस का 1/2, 2 से 2 गया, माइनस का 1 कितना हो गया? √3। तो आपके √3 इसका आंसर आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट है। अब अपन इसी प्रकार 60वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। द एंगल बिटवीन, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो है ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और आपको दे रखा है बी वेक्टर बराबर माइनस का 3i कैप, j कैप नहीं है तो इसको अपन 0 लेंगे, और आपके 6k कैप। तो बताओ इनके बीच में कोण कितना होगा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। जैसे अपन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला i के साथ तो माइनस का 6, j वाला j के साथ तो 0, और ये प्लस का 6। बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर कितना आने वाला 0, और cos थीटा 0 कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट होगा। अब इसी प्रकार आपके बोल रहा है 61 नंबर वाला क्वेश्चन, 61वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों का परिमाण 16 न्यूटन है, यानी दो बल हैं उनका योग दे रखा है, सम दे रखा है 16 न्यूटन, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यदि परिणामी 8 न्यूटन है, इन दोनों का जो परिणामी है, परिणामी वो 8 न्यूटन दे रखा है, और फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है। और आगे बोल रहा है और इसकी दिशा छोटे बल के लंबवत है,
तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, छोटे बल के लंबवत, छोटे बल के लंबवत, माना आपके छोटा बल F2 है तो F2 के साथ बनने वाला कोण कितना होता है, माना tan अल्फा, फॉर्मूला क्या होता था, F2 प्लस F1 साइन cos थीटा, और इधर आ गया F1 साइन थीटा, और लंबवत है तो tan 90, और tan 90 का मान कितना होता है बच्चों, अनंत। तो जब अपन अनंत, अनंत बराबर कितना होता है, 0, 1/0, तो इसको गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, F2 प्लस F1 cos थीटा बराबर 0। तो बच्चों cos थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस का F2 अपॉन F1। तो ये मान अपन यहाँ पे रख दें, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64। समीकरण नंबर 2 की बात कर रहा हूं, इसका वर्ग करेंगे तो 64, और ये कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस का 2F1 F2 cos कितना है आपके, सॉरी प्लस का है ना, cos थीटा रखेंगे तो माइनस का F2 अपॉन F1, F1 से F1 गया बच्चों, क्या बन जाएगा, 64 आपके आ गया, ये हो गया 2, तो F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर जो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2। अब आपको पता है F1 प्लस F2 किसके बराबर है, 16, तो ये तो 64 और ये 16 के बराबर, और ये हो गया F1 माइनस F2। बच्चों कितना आएगा, 4, यानी दोनों बलों का अंतर कितना हो गया, 4 न्यूटन, और दोनों बलों का योग कितना हो गया, 16। तो जैसे अपन इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, अरे दोनों को जोड़ लो और आधा कर लो, F1 आ जाएगा क्योंकि F2 तो कट जाएगा, तो 16 और 4 कितने होंगे, 20, 20 का आधा 10, 10 न्यूटन, एक 10 न्यूटन है, दोनों का योग 16 है, तो दूसरा कितना होने वाला है बच्चों, 6 न्यूटन का बल होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपके 1 होगा, ए होगा, वो इसका राइट है। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं आपके 62वें नंबर का क्वेश्चन। उसके अंदर क्या बोल रहा है कि यदि एक सदिश n कैप, इकाई सदिश दे रखा है ai कैप प्लस bj कैप, ठीक है, और एक दूसरा सदिश है जो आपके a वेक्टर बराबर कितना है, i कैप प्लस j कैप के लंबवत है, यानी n कैप a वेक्टर के लंबवत है, तो बच्चों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा 0, तो कितना आएगा, a प्लस b बराबर 0, तो a बराबर माइनस का b हो गया। अब अपन आगे देखते हैं, आगे आपको दे रखा है क्या कि ये जो इकाई सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा, 1, तो आपके क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो जैसे अपन इसका मान रखेंगे तो बच्चों a कितना आने वाला है, जैसे अपन a बराबर ये रखेंगे तो आपके पास b कितना आएगा, b आएगा 1/√2, तो आपके a कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2। तो a तो आपके, या फिर आपके कंडीशन ऐसी हो सकती है b का मान माइनस का 1/√2 और आपके a किसका हो जाएगा, प्लस का 1/√2, किसी को भी अपन ले सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो आपके जो ऑप्शन नंबर 4 है, डी है, वो इसका राइट है। इसी प्रकार अपन अब 63 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि दो बल है, दो बल, ठीक है, आपको दो बलों के युग्म दे रखे हैं, तो बताओ किनका परिणामी 2 न्यूटन नहीं होगा। तो बच्चों एक चीज दिमाग में बिठा लो कि नहीं, दो सदिशों का जो परिणामी होता है उसका मान हमेशा हमेशा इनके बीच में प्राप्त होगा, उनके योग से तो कम या बराबर, और इनके घटाव के इक्वल या इससे बड़ा। तो जैसे अपन देखेंगे सिर्फ 2 न्यूटन 2 न्यूटन, 2 2 को जोड़ने पर 4, यानी 4 न्यूटन अपन को, सॉरी 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, ठीक है, तो इनका परिणामी क्या 2 होगा, यानी नहीं हो सकता। तो बच्चों अपन देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर 4 है, एक तो 1 न्यूटन और एक 4 न्यूटन, यदि अपन इनका अंतर करें तो 3 न्यूटन और इन दोनों को जोड़े तो 5 न्यूटन, यानी इनका परिणामी 3 न्यूटन से 5 न्यूटन के बीच में होगा, कभी भी 2 न्यूटन नहीं होगा। और जो भी ऑप्शन है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको सभी में 2 न्यूटन मिलेंगे। अब अपन देखते हैं 64 नंबर वाला क्वेश्चन आपके क्या बोल रहा है कि 3 बल हैं, कितने बल हैं, 3 बल हैं जो एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं। एक तो 3, तो माना x दिशा में लग रहा है तो 3i कैप,
एक लग रहा है 4 तो इसको जे कैप मान ले, और एक लग रहा है 12 इसको के कैप मान ले। तो बच्चों परिणाम में कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया आपके आएगा 13 न्यूटन, क्योंकि 25 इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 12 युग्म बनता है 13, तो 13 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन 65 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सरफेस टेंशन प्रस्थ तनाव की यूनिट इकाई क्या है। आप जानते हैं प्रस्थ तनाव क्या होता है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, और यदि अपन x से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो बल गुणा विस्थापन कार्य और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया एरिया, तो इसका मात्र क्या हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो आपके जो इसका ऑप्शन नंबर बी है 2 है वो राइट होगा। इसी प्रकार अपन देखें 66 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन यूनिट डिफरेंट है। ए व बी अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग राशि है, और जब अलग अलग राशि है तो इन राशियों को अपन कभी भी जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इन राशियों का कभी भी अनुपात लॉग में नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग के अंदर जब अनुपात होता है तो उसकी बीमा कितनी होनी चाहिए 0, m0 l0 t0, परंतु ये अलग अलग राशि है तो इनकी बीमा कभी भी 0 नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। परंतु आपको a अपॉन b ज्ञात करके अपन कोई नई राशि निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट है। और नंबर 4 भी नहीं होगा, क्योंकि e की पावर में जो राशि होती है उसकी बीमा भी m0 l0 t0 होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 3 है वो राइट है। अब अपन 67 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि बल लंबाई समय मूल राशि के रूप में ली जाए तो द्रव्यमान के लिए विनिमय सूत्र होगा, यानी आपको मास, देखो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि अलग राशियों को मूलभूत राशियां बना दे तो आपको क्या करना है, जिस राशि को ज्ञात करना है, जैसे मास, तो मास निर्भर करेगा किस पे निर्भर करेगा, आपके बता रहा है वो कि एक तो बल पर निर्भर करता है तो बल की पावर a, एक आपके निर्भर करता है वो लंबाई पर तो l की पावर b, और एक समय पर तो t की पावर c। तो जैसे आप लिखेंगे तो बच्चों द्रव्यमान का m1 के बल का क्या होता है m1 l1 t माइनस 2 की पावर a l1 b और t1 c। जैसे अपन सोल्व करेंगे तो m केवल m अकेला है तो m की पावर a, यानी a बराबर इधर m की पावर कितनी है 1, तो a बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, अब अपन l देखें तो l की पावर a यानी a, और ये b, a प्लस b बराबर कितना मिलेगा, इधर l है ही नहीं तो 0 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों आपके b बराबर कितना हो जाएगा -1, b बराबर -1 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, यानी m बराबर के f की पावर कितनी है a यानी कि 1, और आपके b है माइनस का तो l की पावर -1, और t की पावर कुछ भी हो, केवल आपको जो ऑप्शन है उसमें देखो f1 l-1 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा है पहला ही पहला, तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1 है वो राइट होने वाला है। तो बच्चों कई बार अपन ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं डायरेक्ट। अब अपने 68 नंबर वाला क्वेश्चन देखें अपन। क्या बोल रहा है कि जो उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा आप जानते हो, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध में धारा प्रवाह के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला होता है I²RT/J। ठीक है, तो परसेंटेज एरर बतानी है उत्पन्न ऊष्मा में कब, जब आपके प्रतिरोध जो R है उसके अंदर परसेंटेज एरर है 1%, धारा में परसेंटेज एरर है 2%, और आपके समय में परसेंटेज एरर है 1%। तो क्या करते हैं अपन, घात से गुणा करते हैं। तो देखना धारा की 2 तो 2 को 2 से गुणा किया, प्लस r की पावर 1 तो 1%, और समय की पावर 1%, कितना होगा 4 और 1 5 और 1 6% एरर होगी। तो जो आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका क्या होगा, राइट होगा। अब आते हैं अपन 69 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, एक सरल लोलक के त्वरण में आपको एरर बतानी है। सरल लोलक का जो एसिलेशन है उसमें आपको एरर बतानी है। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, t बराबर 2 पाई स्क्वायर ऑफ l अपॉन g। तो यहां से जैसे अपन g की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों कितनी आएगी
4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो जी में जो परसेंटेज एरर होगी वो कितनी होगी, एल की परसेंटेज एरर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 4 पाई स्क्वायर में तो होगा नहीं, तो 2 इंटू टी की परसेंटेज एरर से गुणा करके अपन याद करेंगे। अब आपको बोल रहा है लंबाई में परसेंटेज एरर है 1% और काल में परसेंटेज एरर है 3, तो 3 का दुगुना 6 और 6 और 1 7 परसेंटेज एरर मिलेगी। तो आपके जो ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड है, वो इसका राइट है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो 70 नंबर वाला क्वेश्चन है। वो आपके क्या बोल रहा है देखना बच्चों, 70 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। तो सर 70 नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, आपके दिया हुआ है मास जो है वो इस प्रकार दिया जाता है 0.3 प्लस माइनस 0.003 है ना, और आपके जो रेडियस त्रिज्या है वो आपके दी जा रही है 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm है ना, और जो लंबाई है वो दी जा रही है आपके किसमें 6 प्लस माइनस 0.06। तो आपको बताना है क्या कि जो आपके घनत्व होता है, घनत्व है उसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे आयतन, और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल कितना होगा, तार का पाई आर स्क्वायर एल। तो बच्चों समझ गए होंगे क्या, डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100% बराबर डेल्टा एम अपॉन एम गुणा 100%, और पाई में तो एरर होगी नहीं, तो आर 2 गुणा डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100% और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल गुणा 100%। जैसे अपन सोच रहे डेल्टा एम कितना दे रखा है, ये रहा 0.003 बटावा 0.3 गुणा 100%, ठीक है, प्लस 2 इसको हल करेंगे तो 0.005 बटा 0.5 गुणा 100%। ऐसे कैसे अपन ये लेंगे तो 0.06 बटा 6 गुणा 100%। जैसे अपन इनको सोल्व करेंगे तो देखना पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो आएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, ठीक है, ये 3 से 3 गया, ये इससे कट गया, ये 3 जीरो यानी 1%। इसी प्रकार ये कितनी हो जाएगी 2%, इसी प्रकार ये 1%, 2 और 1 3 और 1 4, यानी टोटल एरर कितनी होगी 4%। तो जो ऑप्शन आपके डी है 4 है वो इसका राइट है। और ये तुम्हारे जो 17/8/2020 को जो एक्स ग्रुप का न्यू स्टूडेंट का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन इस प्रकार है, ठीक है।